क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, समीक्षा, ऋषिया, दिव्या 3 पार्टनर हैं। उनकी जो रेशो दे रखी है 5:3:2 दे रखी है। 1 अप्रैल को उन्होंने एग्री किया कि हम अपनी जो फ्यूचर की प्रॉफिट एंड लॉस है वो 253 कर लेंगे। ये ओल्ड हो गई, ये न्यू हो गई। ठीक है, ओल्ड में से जब न्यू घटाते हैं तो हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो मिल जाती है। आगे वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट एंट्री और दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट वैल्यू 30,000 रुपीज़ हो गई है, बट उसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़ है। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो किसी भी तरीके की रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, आपको इन सब के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, 3 पार्टनर है हमारे पास, 5:3:2 ओल्ड रेशो है, 2:5:3 इनकी न्यू रेशो है। तो ओल्ड रेशो में से जब हम न्यू रेशो घटाते हैं तो हमारे पास सेक्रीफाइस और गेनिंग आ जाते हैं। तो मैंने 5 ऊपर लिखेंगे और इन सबका टोटल करके 5/10। न्यू है हमारे पास 2/10, इधर 3/10 माइनस होगी 5/10, 2/10 माइनस 3/10 करके हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया 3/10, गेनिंग में आ गया -2/10, और थर्ड पार्टनर भी गेनिंग में आ गया -1/10। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है हमारे को कि P&L का दिया हुआ है डेबिट बैलेंस 50,000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस दिया हुआ है 40,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट थी हमारी बुक वैल्यू 50,000 रुपये की। बुक में हम जो बैलेंस शीट में लिखते थे 50,000 लिखते थे, बट आज की तारीख में उसकी वैल्यू हो गई 30,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। 20,000 रुपये जो कम पड़ेंगे हम लेंगे फंड में से, तो फंड हमारे पास घटकर केवल रह जाएगा 20,000 रुपये का। ठीक है, अब हमारे पास P&L दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ डेबिट, डेबिट मतलब माइनस, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा है केवल 20,000 रुपये का। तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ हमें लॉस आ रहा है। ठीक है, इस 30,000 को हम सेक्रीफाइस गेनिंग में बांट देंगे। ठीक है, 30,000 जो हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसको हम डाल देंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग में। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में हो गया तो ये दोनों हमारे क्रेडिट होने थे, सॉरी गेनिंग पार्टनर हमारे डेबिट होने थे, सेक्रीफाइस पार्टनर हमारा क्रेडिट होना था, बट माइनस की वजह से यहाँ पर आंसर हमारा माइनस में आ गया, जिसकी वजह से अब ये डेबिट होगा पार्टनर और ये दोनों पार्टनर हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाई, इसका आंसर कितना था 3/10, तो 3/10 से निकालेंगे 9,000 रुपीज़ आ जाएंगे। इधर 30,000 को हम करेंगे 2/10 से, 2/10 से करेंगे तो हमारे पास 6,000 रुपीज़ आ जाएंगे, और इधर 30,000 को थर्ड वाले पार्टनर से 1/10 से करेंगे तो 3,000 रुपीज़। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्चुअल में होने तो ये डेबिट थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, बट आंसर नेगेटिव में होने की वजह से ये क्रेडिट में जाएंगे। ये दोनों मतलब अर्शिया और जो दिव्या है ये कहाँ पर जाएंगे, हमारे क्रेडिट में, और डेबिट में जाएंगे श्रेया। तो हम लिखेंगे श्रेया अकाउंट डेबिट टू अर्शिया अकाउंट टू दिव्या अकाउंट। ये फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, मैंने शॉर्ट में लिखी है। अर्शिया में आ जाएगी 9,000 रुपीज़, श्रेया में 9,000, अर्शिया में 6,000 और दिव्या में 3,000। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, इसका और का क्वेश्चन देख लेते हैं। सोहन मोहन 2 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 2:3 दी हुई है। इनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 6 लाख। 1 जनवरी को सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन 20,000 10,000 लोन दिया है 1 जनवरी को फर्म को, दोनों ने 20,000 का और 10,000 रुपये का, पहले दोनों पार्टनर ने। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 2,500 रुपीज़। 2,500 रुपये का लॉस फर्म को ऑलरेडी है, अभी इंटरेस्ट और लोन नहीं दिया गया, तो आपको इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट 20,000 और 10,000 दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, और जिसकी वजह से हमारा लॉस क्या है और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि हर एक पार्टनर ने कितना कितना लॉस बियर किया गया। ठीक है बेटा, देखो अब हमें सोहन का और मोहन का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। दोनों ने 20,000 रुपये और 10,000 रुपये फर्म को दिए थे। ना तो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन बताया हुआ है, तो हमें ये जब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं पता तो हम 6% के हिसाब से लेंगे। ठीक है, 6% के हिसाब से लेंगे, और टाइम पीरियड कितना लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स, 3/12। इसी तरीके से इसको भी 6/100 मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे। तो ये होगा 150 रुपये, इसका निकल गया है लॉस। ठीक है,
इसका 300 रुपये। ये जो हमें इंटरेस्ट और लोन देना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारा लॉस जो होगा बढ़ जाएगा। तो टोटल लॉस निकाल लेंगे। पहले हमें 2500 रुपीज़ लॉस दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद 301 का लॉस आ गया है, 151 के इंटरेस्ट की वजह से लॉस आके हमारे पास आ गया 2950 रुपीज़ हमारे पास टोटल लॉस हो गया, ठीक है। अब हमें दोनों का लॉस दोनों का निकालना है। इन दोनों की जो सेक्रीफाइस रेशो थी वो थी हमारे पास 2:3। तो इसको 2950 को हम 2:3 में बांट के देख लेंगे कितना कितना आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का 2950 मल्टीप्लाई 2/5 कर देंगे। पहले वाले का लॉस तो हमारा इतना आ जाएगा, मतलब सोहन का लॉस इतना आ जाएगा। अब इसी तरीके से मोहन का निकाल लेते हैं। मोहन का हो जाएगा 2950 मल्टीप्लाई 3/5 कट करके 590 1770 रुपीज़ इसका लॉस आ जाएगा। तो पहले वाले का लॉस आएगा 1180 और दूसरे वाले का लॉस आएगा 1770 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विहान और मन दो पार्टनर दे रखे हैं, 3:2 रेशो दी हुई है इनकी। फर्म ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से मेंटेन किया हुआ है और बैलेंस एज सेम ऑन द 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 4 लाख और 4,65,000, 4,65,000। पहली विहान की है, दूसरी मन की है। ड्राइंग की हुई है दोनों पार्टनर्स ने 65,000 रुपीज़ ईच, ठीक है। एक पार्टनर ने 65,000 रुपीज़। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट जो दिए हुए हैं 2,25,000 रुपीज़ दिए हुए हैं, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालने का ये जो स्ट्रक्चर है ये परफॉर्मा याद रख लो। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसके अंदर हम ड्राइंग्स जो हैं जितनी भी दी हुई है जिस पार्टनर की वो ऐड करेंगे, जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो लेस करेंगे। तो उसके अंदर लेस करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे, देन आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कैपिटल दी हुई थी 4 लाख और 4,65,000 रुपीज़ दोनों की ऐड कर दी। तो ये हो गया 4,65,000 रुपीज़। यहाँ पर हो जाएंगे 5,30,000 रुपीज़। लेस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ था 2,25,000। तो 2,25,000 रुपीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, ठीक है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3:2 में। तो पहले वाले का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,35,000 रुपीज़ और दूसरे वाले का प्रॉफिट आएगा 90,000 रुपीज़। जब 2,25,000 रुपीज़ को 3:2 में डिवाइड करोगे तो पहले वाले का आएगा 1,35,000 रुपीज़, दूसरे का आएगा 90,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब आपको क्या करना था? लेस करना था। लेस करने से आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगी जिसके अंदर इंटरेस्ट अभी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,30,000 रुपीज़ और इसका आ जाएगा 4,40,000 रुपीज़, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आप जो भी कैपिटल है वो लिखो पहले, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन में 100 नहीं लिखना, 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़कर लिखना है क्योंकि आफ्टर है। यहाँ पर रिवर्स में काम करना है, तो रिवर्स में जब भी काम करते हैं तो इंटरेस्ट जो है 100 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कट करके आएगा आपका 30,000 रुपीज़, ठीक है। और दूसरे वाले का आ जाएगा 40,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट करेंगे, 40,000 रुपीज़ इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख और इसकी आ जाएगी 4 लाख, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। सावित्री लिमिटेड है, इशू कर रही है 50,000 8% डिवेंचर 100 रुपीज़ का एक, ईच एट सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम। हमें प्रीमियम की रेट नहीं पता कितने रुपये में उसने इशू किया, कितने परसेंट पे इशू किया, एंड टू बी रिडीम 10% प्रीमियम। रिडीम करते टाइम 10% प्रीमियम दे रहा है तो मतलब 10% का हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिट 2 लाख रुपीज़। एट द रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर्स वर इशू। जब
प्रॉफिट एंड लॉस का जो यदि हम जो देखते हैं रिडीम करते हैं, जब जो भी हम लॉस लिखते हैं, या तो हम सबसे पहले एसपीआर में से राइट ऑफ करते हैं, तो हमें एसपीआर तो पता नहीं, और जितना नहीं होता एसपीआर से, एसपीआर में करने के बाद भी बच जाता है हमारा लॉस, तो फिर वो लॉस जाता है पी&एल अकाउंट से। तो पी&एल से तो उसने 2 लाख रुपये काट दिए। लॉस हो कितने का रहा है, देखो 50,000 को 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 50 लाख रुपीज़। 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपये आपका लॉस हो रहा है। रिडेम्पशन की वजह से 5 लाख का लॉस हो रहा है। तो 5 लाख का नुकसान हो रहा है आपको रिडीम की वजह से। अब 2 लाख में तो पी&एल का बैलेंस में तो है, तो 2 लाख तो यहाँ से राइट ऑफ हो गए, तो बच गए 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कहाँ से किए होंगे उसने, एसपीआर से किए होंगे, प्रीमियम से किए होंगे। अब यदि 5 लाख रुपए के ऊपर हमें नहीं पता कितने रेट ऑफ प्रीमियम लगा, बट हमें ये तो पता टोटल प्रीमियम आ कितना रहा है, हमारे को 50 लाख रुपए थे हमारे पास, ठीक है। 50 लाख के हमारे पास x% के हिसाब से हम मानते हैं कि हमने प्रीमियम कलेक्ट किया होगा, और वो प्रीमियम आ गया 3 लाख के इक्वल। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 100 ऊपर और 50 लाख नीचे, तो हमारा यहाँ से 6% उसने एसपीआर मतलब प्रीमियम पर उसने वो शेयर जो होंगे, डिवेंचर्स जो भी होंगे, वो इसने इशू किए होंगे, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। दुर्गा लिमिटेड है 80,000 रुपीज़ 10% डिवेंचर्स 100 रुपीज़ ईच एट सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट। 80,000 डिवेंचर्स उसने इशू किए हैं, जो 100 रुपये का एक है, तो हमारे पास बनते हैं 80 लाख रुपीज़, ठीक है। 80 लाख रुपये का कुछ डिस्काउंट पर उसने इशू किए हैं। अब डिस्काउंट तो हमें नहीं मालूम ना, तो वर रिडीम एट 20% प्रीमियम, और रिडीम पे 20% प्रीमियम। मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन के टाइम पे यदि हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारा लॉस होता है। तो 80 लाख का 20% निकालेंगे तो हमारा आ गया तो तकरीबन 16 लाख रुपये। 16 लाख रुपये हमें लॉस हो रहा है ऑलरेडी से, रिडेम्पशन की वजह से, और डिस्काउंट की वजह से भी हमें लॉस होगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना लॉस हो रहा है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर्स इज 25 लाख रुपीज़। मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया, उस सभी काम करने से पहले ही जो लॉस था वो 25 लाख रुपये था, ठीक है। ठीक है, तो 25 लाख रुपए का लॉस था। अभी इस टाइम जो है वो उसमें बैलेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 लाख रुपए। एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस शेयर वर बी इशूड। वो ये कह रहा है कि 25 लाख रुपए हमारा टोटल लॉस था, टोटल पहले हमारे को एसपीआर में बैलेंस दिखा रहा था, बट जब हमने लॉस सारा कवर कर लिया तो हमारे पास 5 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो टोटल हमने जो यूज़ किया वो 20 लाख रुपए यूज़ किया। 20 में से 16 लाख तो हमने इसी के लिए यूज़ कर लिया जो हमने 20% निकाला, तो 4 लाख रुपीज़ जो बचेंगे, केवल 4 लाख हमने डिस्काउंट के लिए यूज़ किया। तो 80 लाख का कितने परसेंट करें कि इक्वल में हमारा 4 लाख आ जाए। 80 लाख का कितने परसेंट करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 4 लाख। आपको समझ में आया। हमारे पास टोटल जो था वो 25 लाख रुपीज़ हमारे पास था, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ तो हमारे पास बचा हुआ है, तो यूज़ हमने किया है केवल 20 लाख। एसपीआर का जो यूज़ किया है हमने वो 20 लाख किया है, जिसमें से 80 लाख का 20% हमारा लॉस है। किसकी वजह से, रिडेम्पशन की वजह से, रिडीम की वजह से, लॉस ऑन रिडीम, ठीक है। तो 16 लाख हमारा इसकी वजह से भी यूज़ हो गया, तो 4 लाख रुपीज़ हमने यूज़ किए डिस्काउंट की वजह से, ठीक है। और डिस्काउंट निकालते कैसे हम, 80 लाख का कितने परसेंट करूं कि मेरा 4 लाख आ जाए आंसर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो गई 4 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 80 लाख। तो 5% हमने इसका मतलब इशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अटायर लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, पेबल एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। तो 10 रुपीज़ में से 3 और 5 डिडक्ट करेंगे तो कॉल्स पे आएंगे 2 रुपीज़, ठीक है।
Public had applied for certain number of shares and application money was received, and which of the following application money if received restrict the company to proceed the allotment shares as per SEBI guidelines। वो ये कह रहे हैं कि यदि कंपनी ने 12,000 एप्लीकेशंस मंगवाई थी और 12,000 ही आ गई, ठीक है, तो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस मनी आए, इफ़ ही रिसीव रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड, तो ही वो इशू कर सकती है, कंपनी आगे अलॉट कर सकती है शेयर्स को सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। यदि एप्लीकेशन मनी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं आती है तो वो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। तो सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी से रिगार्डिंग पूछा है, तो 12,000 रुपीज़ का 3 रुपीज़ 36,000 रुपीज़ आएंगे। बट सेबी की गाइडलाइंस कहती है कि 90% यदि पैसा हमें नहीं मिलता है तो हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते आगे। तो देखो हमारे को मिले 12,000 रुपीज़, 12,000 शेयर्स थे, 3 रुपये का एक था, 36,000 रुपीज़ आने चाहिए थे। बट सेबी की यदि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका 90% आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी कहता है कि 90% यदि आपके पास अलॉटमेंट मनी नहीं, एप्लीकेशन मनी नहीं आती है तो आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, शेयर को अलॉट नहीं कर सकते हैं। 0 तो आपके पास 32,400 रुपीज़ मिनिमम आने चाहिए, और यदि 32,400 रुपीज़ मिनिमम नहीं आते हैं आपके पास तो आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन जो डी है वो है 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ को हम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, 30,000 रुपीज़ आए तो हम अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अमेय, बीना और चंद्र 3 पार्टनर हैं जिसमें उनकी कैपिटल के बैलेंस 50,000, 70,000 और 80,000 है 31 मार्च को। अमेय ने डिसाइड किया रिटायर होने का, अमेय मतलब फर्स्ट पार्टनर था, तो वो चाह रहा है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको बताना है कि अमेय को रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी पेमेंट मिलेगी। एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व है 7,500 रुपीज़ का, गुडविल फर्म की है 30,000 रुपीज़ और गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 24,000 रुपीज़। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा है कि P&L की जो इनकी रेशोज़ हैं वो क्या क्या है, यदि नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो ये तीनों ही चीज़ आपको इक्वल में ही देनी पड़ेगी। अमेय को जनरल रिजर्व मिलेगा, ये भी इक्वल मिलेगा, मतलब 1/3 मिलेगा, गुडविल भी 1/3 मिलेगी और गेन भी 1/3 मिलेगा, ठीक है। बेटा अमाउंट निकालनी है कि अमेय को कितना मिलेगा, तो उसको कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। अच्छा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 7,500 रुपीज़, 7,503 का 1/3 निकालेंगे तो 2,500 रुपीज़ उसको जनरल रिजर्व के मिलेंगे। गुडविल दी हुई है 30,000 रुपीज़, गुडविल का भी 1/3 निकालेंगे तो 10,000 रुपीज़ आ जाएंगे। और रिवैल्यूएशन दिया हुआ है 24,000 रुपीज़, इसका भी 1/3 निकालेंगे तो 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगी वो मिलेगी 70,500 रुपीज़, ठीक है, टोटल पेपर। ओके, इसी का सेकंड और में देखेंगे क्वेश्चन 8th का। ABC 3 पार्टनर दिए हुए हैं, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख और सी ने कोई भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है, बट ये अलोन मैनेज द होल बिजनेस, और ये अकेला है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। सी वांट्स 30,000 एज ए सैलरी पर एनम, वो चाहता है कि पर एनम के हिसाब से उसको 30,000 रुपये सैलरी मिले, थ्रो द डीड इज साइलेंट। अब यहाँ पे डीड इज साइलेंट बोला हुआ है, यदि डीड नहीं होती तो कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, सी के कहने से सैलरी नहीं दी जाएगी। डीड यदि साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को किसी तरीके का कमीशन या सैलरी नहीं दी जाती। फर्म अर्न ए प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़, हाउ मच ईच पार्टनर रिसीव एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो नेचुरली है डीड जब साइलेंट होती है तो हमारा, और जब प्रॉफिटिंग शेयर रेशो भी नहीं दी है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 50,000 रुपीज़ तीनों पार्टनर्स को मिल जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग हैबिचुअल सिचुएशंस, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 and 10। पुनीत और राजू 2 पार्टनर्स हैं टॉय कंपनी में, देयर कैपिटल 5 लाख और 10 लाख रुपीज़ है। फर्म ने पुनीत को 10% कमीशन अलाउ किया बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर वर्ड यहाँ पर, और राजू को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जिंग, ठीक है। तो बिफोर का रूल अलग होता है और आफ्टर के लिए रूल अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले पुनीत का
कमीशन निकालेंगे, देन राजू का निकालेंगे। पुनीत के कमीशन निकालने के लिए हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं मालूम, बट पुनीत का कमीशन ही मालूम है हमको। तो पुनीत के कमीशन से हम यहाँ की फिगर आउट भरेंगे, और ये फिगर है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल जाएगा हमारे को। देन प्रॉफिट एंड लॉस पता चलने के बाद उसमें से पुनीत का कमीशन घटेगा और उसका 10% निकालेंगे। 10/110 करेंगे तो हमारा राजू का कमीशन आ जाएगा। राजू का कमीशन भी हमारा फिलअप होने के बाद इस फिगर में से ये दोनों फिगर माइनस होंगी, जो आंसर आएगा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पुनीत commission is 44,000 rupees, which is 10% of net profit। ठीक है, which is 10% of net profit। तो amount of net profit तो हम कैसे निकालेंगे? 44,000 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और 10 नीचे, रिवर्स हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4,40,000 रुपीज़। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। फिर निकालेंगे कमीशन पेबल टू राजू। तो कमीशन जब भी निकाला जाता है उसका आफ्टर में था राजू का, तो पहले 4,40,000 में से डिडक्ट करेंगे 44,000 रुपीज़। जो अमाउंट आएगी उसका निकालेंगे 10 में, आफ्टर है तो यहाँ पर रेशो जुड़ जाएगी, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 3,96,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10/110 कट करके आ जाएगा 36,000 रुपीज़। ठीक है, ये पुनीत राजू का भी निकल गया है, पुनीत का पता चल गया। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जो प्रॉफिट बटना है हमारे पास थे 4,40,000 रुपये, जिसमें से 44,000 चले गए पुनीत के और 36,000 चले गए राजू के। ठीक है, तो बच गए 72,000 रुपीज़। 72,000 हाफ पुनीत को मिलेगा और हाफ राजू को मिलेंगे, मतलब 36,000 रुपीज़ पुनीत को और 36,000 राजू को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे राजू का कमीशन पूछा गया है। राजू का कमीशन आया है 36,000 रुपीज़। पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा 180,000 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो इसमें ऑप्शंस रहेंगी। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को P&L अकाउंट में, देन उसके बाद गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म को जो दी गई है गारंटी, पार्टनर ने फर्म को दी है वो होगी, देन फर्म ने पार्टनर को दी है वो गारंटी लिखी जाएगी, लास्ट में पार्टनर के साथ जो गारंटी होती है वो लिखी जाती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आएगी 3rd, 2nd, 1st एंड 4th, सी ऑप्शन। ठीक है, 12th क्वेश्चन, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का शेयर्स था जिसमें से उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। किस वजह से किया गया? कि उसने फाइनल कॉल 3 रुपये की नहीं दी थी। इसका मतलब कि उसने 10 में से 3 रुपीज़ नहीं दिए तो 7 रुपीज़ तो दिए, तो उसने पेड अप किए 7 रुपये। 10,000 शेयर्स के 7 रुपये आ गए हमारे पास। ठीक है, इस 10,000 शेयर्स में से 7,000 को उसने री इशू कर दिया 11 रुपीज़ में, फुल्ली पेड अप में। मतलब 10,000 शेयर में से 7,000 तो चले गए, केवल बचे 3,000 शेयर जिनको उसने इशू करना है, री इशू करना है उसने। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000। वो ये कह रहे हैं कि जो 3,000 शेयर थे उनको री इशू करते टाइम वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देगा। बेटा जितने 3,000 शेयर्स के पैसे आए हुए हैं, उसने जितने रुपए दिए हुए हैं उतना ही वो डिस्काउंट दे सकता है। तो 10 रुपये मंगवाए थे, 3 नहीं आए, 7 रुपये आए थे ना, तो 3,000 शेयर्स के 7 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपीज़ का वो डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, एज पर कंपनी एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज? इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू कन्वर्ट पार्शली पेड अप इंटू फुल्ली पेड अप बोनस में, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर में, बायबैक ऑफ डिबेंचर्स में। तो रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम दिया जाता है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। गंगा जमुना 2 पार्टनर हैं 2-1 के लिए। दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर्स के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा कैपिटल वाज 1,02,000, जमुना की कैपिटल है 73,000। सरस्वती ने 25,000 रुपीज़ अपने शेयर ऑफ गुडविल लेके आई है। शी एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल इन द न्यू फर्म। हाउ मच कैपिटल विल ब्रॉट बाय सरस्वती? सरस्वती कितनी कैपिटल लेकर आएगी? ठीक है। सरस्वती का कैपिटल का प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल देखनी पड़ेगी गंगा और जमुना की। 1,02,000 रुपीज़ तो उसकी ओल्ड कैपिटल थी, 73,000 रुपीज़ जमुना की कैपिटल थी, और 25,000 रुपीज़ गुडविल के आए हैं जो सरस्वती लेके आई। तो टोटल 2 लाख रुपीज़ फर्म के पास हैं। यदि हम फर्म की टोटल कैपिटल न्यू कैपिटल निकालें तो 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई इनका 4/5 शेयर कैसे आया? टोटल फर्म का शेयर होता है 1 में से जो पार्टनर आया है उसका शेयर हटा दो तो 4/5 बच गया। ये 4/5 के लिए है। तो जब हमें फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ती है तो ये जो 4/5 है ये रिवर्स हो जाता है। तो 5/4 कर देते हैं। यहाँ से आंसर आएगा 2,50,000 रुपीज़ कैपिटल फर्म की आ गई। अब इस 2,50,000 में किसका शेयर निकालना है हमें? सरस्वती का शेयर है 1/5। तो 2,50,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 50,000 रुपीज़ सरस्वती की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है।